नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। जी हाँ दोस्तों, दिन भर की स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारों में क्या हुआ, इस बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारत और इजराइल को लेकर आ रही है। भारत और इजराइल के बीच जो कई सुरक्षा सपोर्ट्स रहते हैं वो हमेशा गुप्त रहते हैं। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक अधिकारी ने खुलासा किया कि दोनों देशों ने 2019 से 2020 के बीच व्यापार में $4.9 बिलियन और हर साल $1 बिलियन से अधिक इजराइल से रक्षा खरीद की है। रक्षा उद्योग के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंटरफेस संजय जाजू ने कहा कि भारत और इजराइल R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 9 फोकस क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं, जिसमें बड़े डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा शामिल है। इजराइल की कंपनियों ने अप्रैल 2000 से भारत में रक्षा उत्पादों में $200 मिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाया है। इस अवधि के दौरान रक्षा की कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3,454 करोड़ रुपए रहा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि इजराइल भारत के रक्षा सहयोग के लिए समृद्ध अवसर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि अगले 7 से 8 सालों में सैन्य आधुनिकीकरण पर भारत करीबन $130 बिलियन अमेरिकी खर्च करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की आवश्यकताएं 2012 से 2027 की अवधि के लिए 15 साल का लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान यानी कि LTIIP है। विशेष रूप से 1580 टॉर्ड आर्टिलरी गन, 100 ट्रैक्ड गन्स, 180 यानी कि 180 व्हील्ड एंड सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 145 अल्ट्रा लाइट हविजर के लिए फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान के तहत भारत की आवश्यकता का उन्होंने उल्लेख किया। साथ ही 110 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों और 111 हेलीकॉप्टरों के लिए भारत की आवश्यकताओं के बारे में भी जिक्र किया गया है। रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारी ने कहा कि 9 भारतीय कंपनियों ने इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री, राफेल एडवांस सिस्टम्स, एल्बिट सिस्टम्स और एल्टा सिस्टम सहित 4 इजरायली रक्षा विक्रेताओं के साथ 23 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा इजरायली फर्मों ने भारतीय साझेदारों के साथ 7 ज्वाइंट कोलैबोरेशन उपक्रम स्थापित किए हैं, जिनमें कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम, अस्त्रा राफेल कम्युनिकेशंस, HBL एल्टा एवियोनिक्स, अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम, कल्याणी ग्रुप एल्बिट सिस्टम, हेल्बिट एवियोनिक्स और पुंज लॉयड इजरायली वेपन इंडस्ट्रीज शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहली बार भारत के सैन्य स्वदेशीकरण का लक्ष्य 2027 तक 70% आत्मनिर्भरता का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस बात का उन्होंने खुलासा भी किया। इसके अतिरिक्त सरकार चालू वित्त वर्ष में घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए $7 बिलियन अमेरिकी यानी कि करीबन 52,000 करोड़ रुपए का एक अलग बजट भी बनाया है। भारत के रक्षा उत्पादन का वर्तमान में विस्तार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के 8 उपक्रम DPSU और 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स ने 2019 और 2020 में 9 बिलियन मूल्य के रक्षा उपकरणों का वितरण किया। यानी कि भारत और इजराइल के रक्षा समझौते एक नए मुकाम पर पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि भारत का इजराइल के साथ बहुत मजबूत और घनिष्ठ संबंध रहा है और खास करके इजराइल जैसा देश जो कि हथियार बनाने में आत्मनिर्भर है, भारत भी उससे काफी कुछ यहाँ पर सीख सकता है और स्वदेशीकरण पर यहाँ पर फोकस कर सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो LAC को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि PLA के ट्रूप्स के खिलाफ अब भारतीय सेना को मिलने जा रही है 6 और 716 असॉल्ट राइफल्स। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जहां चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी के सैनिक भारतीय सैनिकों से महज 300 से 500 मीटर की दूरी पर हैं, ऐसे में अब भारतीय सेना के इन जवानों को नए हथियार दिए जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाली 716 असॉल्ट राइफल जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, सेना के लिए लगभग 66,400 के पहले बैच के बाद अब 73,000 का दूसरा बैच अगले हफ्ते की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली DAC के सामने मंजूरी के लिए लाया जाएगा। नई खरीद ये सुनिश्चित करेगी कि सभी सीमावर्ती पैदल सेना बटालियनों के पास एक ही जैसे हथियार होने चाहिए। यदि प्रत्येक बटालियन के लिए लगभग 800 असॉल्ट राइफलें रखी गई हैं, तो लगभग 170 के लिए पर्याप्त है। साथ ही इनमें से कुछ प्रशिक्षण इकाइयों में भी होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद इनकी तुरंत डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा भारत UAE से कैरिकल कार्बाइन की खरीद पाइपलाइन में भी बनी हुई है, लेकिन ये बात अभी स्पष्ट नहीं है कि ये कब तक होती है। इसके अलावा जबकि भारत में AK-203 का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जा रहा है, सैनिक अभी भी रूसी डिजाइन असॉल्ट राइफलों को प्राप्त करने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय कर रहे हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो HAL को लेकर आ रही है। HAL के द्वारा डेवलप किया गया हिंदुस्तान टर्बोप्रॉप ट्रेनर यानी कि STT-40 एयरक्राफ्ट जो कि भारतीय वायुसेना में शामिल होने से पहले सर्टिफिकेशन प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। इसने बेंगलुरु में अपने ट्रायल के दौरान 8 टन स्पिन पूरे किए हैं। आपको बता दें कि स्पिन परीक्षण किसी भी विमान के डेवलपमेंट प्रोग्राम के उड़ान परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण
पहलू होता है और दाएं और बाएं दोनों को 8 बार स्पिन परीक्षण पूरा करने के साथ ही विमान को प्रमाणित किया जाता है। स्पिन मोड के दौरान विमान 2 या 3 या 5 स्पिन में प्रवेश करता है और बाद में उचित नियंत्रण के साथ ठीक हो जाता है। कुछ महीने पहले विमान ने इंजन को चलाने के साथ ही गर्म ईंधन भरने का काम पूरा किया था। HTTP-40 एक टेंडम सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसमें 00 इजेक्शन सीट्स और मल्टी फंक्शन डिस्प्ले जैसे उन्नत फीचर है। इसे एक हल्के हमले वाले विमान के रूप में भी चेंज किया जा सकता है। इसकी भूमिका में बुनियादी उड़ान प्रशिक्षण, एरोबैटिक्स, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग, नेविगेशन, नाइट फ्लाइंग, क्लोज फॉर्मेशन आदि शामिल है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो S-400 को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक वायरल वीडियो ने भारत समेत कई इसके इस्तेमाल करने वाले देशों की चिंता बढ़ा दी है। जो वीडियो जारी किया गया है S-400 डिफेंस सिस्टम का, उसमें एक मिसाइल मिसफायर होकर जमीन पर गिरती हुई दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को काकेशस 2020 रणनीतिक युद्ध अभ्यास के दौरान शूट किया गया। इस युद्ध अभ्यास में चीन, पाकिस्तान और ईरान के साथ लगभग दुनिया के लगभग 12 देश हिस्सा ले रहे हैं। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि टेस्टिंग के दौरान रूसी S-400 सिस्टम की 2 मिसाइलें तो अच्छे से फायर हो जाती है, लेकिन तीसरी मिसाइल अपने कैनन से निकलने के दौरान मिसफायर होकर जमीन पर गिर जाती है। इस कारण मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट हो गया। मिसाइल के गिरते ही नजदीक ही खड़े जो रूसी सैनिक थे वो अपनी जान बचाकर भागने लगे। हालांकि इस बात को लेकर पुष्टि नहीं हो पाई है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो काकेशस 2020 का है या फिर इससे पहले का। मिसाइल के ट्रायल के दौरान ऐसा होना सामान्य घटना भी हो सकती है, लेकिन अगर युद्ध अभ्यास के दौरान ऐसा हुआ तो इससे रूस की चिंताएं बढ़ जाएंगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है ह्यूजिन AUV सर्विस सिस्टम्स को लेकर, जिसे कोंग्सबर्ग मैरिटाइम ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को आपूर्ति की है। HIPAP 502 हाई एक्यूरेसी एकॉस्टिक पोजिशनिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो AUV ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, इन्हें जल्द ही भारतीय नेवी के 4 बड़े सर्वे वेसल्स पर इंस्टॉल किया जाएगा। GRSC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सक्सेना ने कहा कि हम खुश हैं कि कोंग्सबर्ग ने हुगन AVU की आपूर्ति हमें की है, जो कि सहायता के लिए तटीय और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण में भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा और समुद्री संचालन में एक फोर्स मल्टीप्लायर का कार्य करेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो स्काई रूट एरोस्पेस को लेकर आ रही है। स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने क्रायोजेनिक इंजन धवन 1 का अनावरण किया है। अंतरिक्ष रॉकेट स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन जी की 100वीं जयंती के अवसर पर अपने क्रायोजेनिक इंजन धवन 1 को रिवील किया है। सतीश धवन जी इसरो के तीसरे अध्यक्ष रहे हैं और श्रीहरिकोटा स्थित रॉकेट लॉन्च सेंटर का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। स्काई रूट ने कहा कि धवन 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित स्वदेशी पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है जो ईंधन के रूप में तरल प्राकृतिक गैस पर चलता है। क्रायोजेनिक इंजन धवन 1 100% 3D प्रिंटेड और LNG और तरल ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइजर ईंधन युक्त है। स्काई रूट के अनुसार क्रायोजेनिक इंजन अपने विक्रम 2 रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा। ये कंपनी विक्रम 1 रॉकेट को भी विकसित कर रही है, जिसकी अगले साल पहली उड़ान होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, सवाल या आपका कोई भी मुद्दा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।